दोस्तों नमस्कार। एग्जाम काकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है ना? दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग आगामी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए जीएस के प्रश्नों की तैयारी कर रहे हैं। उस कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। चूंकि आप जानते हैं कि हमारे सिलेबस में ये दिया गया है कि 1857 से लेकर के 1950 तक की घटनाओं को हमारे जीएस के प्रश्न में पूछा जाएगा। ठीक है ना? तो इससे संबंधित प्रश्नों को लेकर उपस्थित हैं, लेकिन उसके पहले दोस्तों देखिए, आपका जो सबसे ज्यादा जोर रहता है वो आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी तथा टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्नों पर रहता है। ठीक है ना? आप इससे सबसे ज्यादा घबराते हैं। ठीक है? तो देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड, अब इससे क्या है कि इसकी प्रश्नावली हम तैयार कर रहे हैं। थोड़ा सा प्रश्नों को तैयार करने में समय लगता है और उसमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम उतना ही आपको पढ़ाएं जितना आपके सिलेबस में दिया गया है और आप उतना ही पढ़ें। साथ ही मेरा उद्देश्य रहता है कि इस संक्षिप्त जो हमारा अध्ययन का प्रयास है, इसमें जो चीजें हम पढ़ें वो प्रश्न उसी के आसपास से आ जाए, उसी जितना हम लोग पढ़े रहे उसी में से वह प्रश्न फंस जाए। इसलिए थोड़ा सा प्रश्नावली तैयार करने में सावधानी बरतनी पड़ती है। ठीक है? तो इसकी प्रश्नावली हम तैयार कर रहे हैं, जल्द ही आपके समक्ष होगी इसकी भी प्रश्नावली। साथ ही दोस्तों एक चीज और है, आप लोग थोड़ा सा कभी कभी हमने कुछ लोगों को देखा है कि उबन होने लगती है वीडियो में। तो सही बात है, उबन तो होगी ही। एक चीज जानते हैं कि अगर आप किसी परीक्षा को फॉलो कर रहे हैं वर्तमान में, मान लीजिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, ठीक है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा को आप इस समय फॉलो कर रहे होंगे, तो आपने देखा होगा कि जो पहले परीक्षा का पैटर्न था वो पूरा बदल गया है। ठीक है? परीक्षा का पैटर्न इस तरह से बदल गया है कि जो पहले प्रश्न सीधे वन लाइनर पूछे जाते थे, अब जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह या तो कथन कारण में पूछे जाते हैं, कथन कारण, और या तो ऐसे कथनों में पूछे जाते हैं जिसमें केवल एक सही है, केवल एक सही है, या केवल दो सही है, केवल दो सही है, या दोनों सही है। मतलब ऐसे संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है। तो इससे क्या होता है कि अगर कोई बहुत आसान प्रश्न होता है, अगर उसके ऑप्शन में हेर फेर कर दिया जाता है तो वह प्रश्न बहुत कठिन हो जाता है। इसमें वही छात्र सफल होते हैं जो एक तो आसान गलतियों से बच जाते हैं। मैं बार बार हर वीडियो में आपको बताता हूं कि आसान गलतियां नहीं करनी है। तो एक वो छात्र इससे बचते हैं जो आसान गलतियों से बच जाते हैं, आसान गलतियां नहीं करते। ठीक है ना? और दूसरे ऐसे छात्र होते हैं जो किसी प्रश्न का पूरा पोस्टमार्टम करके पढ़ते हैं। ठीक है? उसका जो प्रतीक्षाया क्षेत्र है, जहां तक उसका प्रभाव पड़ता है, उस पूरी एरिया को कवर करने का प्रयास करते हैं। जो हमारा टारगेट है वो इन दोनों का है। एक तो आसान गलतियां न करें, ठीक है, और दूसरा जो है, जो किसी भी प्रश्न का जो पूरा प्रतीक्षाया क्षेत्र होता है, जहां तक उसका प्रभाव क्षेत्र होता है, उस पूरे क्षेत्र को कवर करने का प्रयास करते हैं। वीडियो लंबी हो जाती है, लेकिन एक चीज है कि उस प्रश्न से संबंधित जितने प्रश्न आज तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं उसके लिए आपको दोबारा मैं प्रश्न लेकर नहीं आता हूं, उसी प्रश्न में कवर करने का प्रयास करता हूं। इसलिए भी थोड़ा सा समय लगता है। ठीक है? एक बार आप पढ़ लेंगे तो आप जब परीक्षाओं में जाएंगे तो मुझे भरोसा है कि आपको समझ आएगा कि इस तरह से पढ़ने का फायदा क्या होता है। ठीक है? अगर हम चाहें तो एक ही प्रश्न से संबंधित जो प्रश्न आए हैं तो 10 प्रश्नों का निर्माण कर सकते हैं, और वह 10 प्रश्न पूछे गए हैं अलग अलग परीक्षाओं में। चूंकि हमारे पढ़ाने का जो आधार है वो पूर्वावलोकन यानी पीवाईक्यू ही है, जिससे हम समझ पाते हैं कि किस तरह से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर हम ऐसे प्रश्नों को पढ़ाएंगे तो एक एक प्रश्न से संबंधित 10-10 प्रश्न बना सकते हैं, और इससे केवल वीडियो की संख्या बढ़ेगी और आप उसमें प्रसन्न भी हो सकते हैं। बहुत लोग प्रसन्न हो सकते हैं कि जल्दी से मैंने एक उत्तर बताया और आगे बढ़ गए, तो इससे आपकी एक वीडियो खत्म हो गई। लेकिन मेरा टारगेट वीडियो को खत्म करना नहीं है। मेरा टारगेट है कि अगर आप यहाँ से पढ़ के जाएं और परीक्षा में प्रवेश करें, बैठें, तो आप वहां से जब निकल के आए तो आपको पता चले कि हाँ, आपने कुछ पढ़ा था। ठीक है? तो उस हिसाब से मैं अपने ही पैटर्न पे चलूंगा, क्योंकि मैं परीक्षाओं को जानता हूँ, समझता हूँ, और किस तरह से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा रहे हैं इसकी समझ पूरी तरह से है। इसलिए मैं उसी पैटर्न पे आपको पढ़ाऊंगा और आप लगे रहिए, पढ़ते रहिए। कुछ लोगों के कमेंट भी हमें बहुत अच्छे और उत्साहवर्धक आ रहे हैं, और उन्होंने कहा है, बताया है, आपने भी कमेंट देखा होगा कि उन्हें इस तरह की पढ़ाई में अच्छा लग रहा है, प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। तो ऐसे लोगों को का बहुत बहुत आभार, साधुवाद। आप लोग भी लगे रहिए। ठीक है? मेहनत से पढ़िए, और बाकी चीजें तो परीक्षा के बाद ही तय होंगी, तब आपको समझ में आएगा कि इस पढ़ाई का फायदा क्या है। ठीक है? अब चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला को। ठीक है? आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? आपको बताना है कि इनमें से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। ऑप्शन ए है गैरीबाल्डी को, ऑप्शन बी है विवेकानंद को, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी को, और ऑप्शन डी है मैजिनी को। तो बताइए कि इसमें से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो देखिए, मैजिनी,
मैजनी को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था, ठीक है ना। और मैजनी को जो है इटली का राष्ट्रपिता कहा जाता है। कहाँ का? मैजनी को इटली का राष्ट्रपिता कहा जाता है। ये इटली के क्रांतिकारी थे और इन्हें इटली का राष्ट्रपिता कहा जाता है, ठीक है। इटली का राष्ट्रपिता कहा जाता है, ठीक है। तो मैजनी को इटली का राष्ट्रपिता कहा जाता है और इनके जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद जो है लाला लाजपत राय ने इन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना, ठीक है। इनकी एक रचना है, द ड्यूटीज ऑफ मैन। क्या है? द ड्यूटीज ऑफ मैन, यह इनकी एक रचना है, ठीक है। और द ड्यूटीज ऑफ मैन रचना का इन्होंने लाला लाजपत राय ने उर्दू में अनुवाद भी किया था, ठीक है। उर्दू में अनुवाद किया था। तो अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि मैजनी की रचना द ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद किसने किया था, तो लाला लाजपत राय ने किया था, ठीक है ना। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा, लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु कौन थे? मैजनी थे, ठीक है। चलिए अब आज के दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा दूसरा प्रश्न है वह है बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। तो प्रश्न क्या है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो ऑप्शन ए है 19 जुलाई 1905 को, ऑप्शन बी है 7 अगस्त 1905 को, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1905 को और ऑप्शन डी है 16 अक्टूबर 1905 को। तो आपको बताना है कि बंगाल विभाजन की जो घोषणा है वह किस तिथि को की गई थी, ठीक है। अब देखिए इस प्रश्न के संबंध में इससे संबंधित दो प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। एक पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई, ठीक है, एक यह है। और दूसरा प्रश्न यहां से रिलेटेड पूछा जाता है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन कब से प्रभावी हुआ, बंगाल विभाजन कब से प्रभावी हुआ, ठीक है। तो ये दो प्रश्न यहां से बनते हैं, चाहे यह पूछ लिया जाए कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई, चाहे यह पूछा जाए कि बंगाल विभाजन कब से प्रभावी हुआ। तो देखिए बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी 20 जुलाई 1905 को। कब की गई थी? 20 जुलाई 1905 को। लेकिन कुछ लेखकों ने 19 जुलाई 1905 भी अपनी पुस्तकों में लिखा है। तो यह लोक सेवा आयोग पे डिपेंड करता है कि वह 19 जुलाई को माने या 20 जुलाई को माने, ठीक है। यह दोनों डेट सही है, आयोग के ऊपर है। अब इसे कह सकते हैं कंट्राडिक्शन है, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 20 जुलाई 1905 ही मानता है, ठीक है। तो बंगाल विभाजन की जो घोषणा की गई थी वह 20 जुलाई 1905 को की गई थी। कहीं कहीं इसे 19 जुलाई 1905 ही माना 19 जुलाई 1905 भी माना जाता है, ठीक है ना। तो बंगाल विभाजन की घोषणा में ये दोनों तिथियां इंपॉर्टेंट है। कब अगर आपको 19 जुलाई ना दिया रहे तो 20 जुलाई मारिएगा, और अगर 20 जुलाई नहीं दिया है तो यहाँ 19 जुलाई दिया है, क्योंकि कुछ लेखकों ने 19 जुलाई भी लिखा है अपनी पुस्तकों में, तो 19 जुलाई आप मार सकते हैं, ठीक है। तो बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। अब देखिए बंगाल विभाजन प्रभावी कब से हुआ, यह भी प्रश्न लगातार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो देखिए बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को या 20 जुलाई 1905 को ही, लेकिन बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है। यह तिथि भी याद रखिएगा, यह पूछा जाता है कि कब से प्रभावी हुआ, तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन पूरी तरह से प्रभावी हो गया। और इस दिन जो है पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। किसके रूप में? शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन के दिन को बंगाल में किस रूप में मनाया गया था, तो शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। साथ ही रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर, किसके सुझाव पर? रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर, रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया था। यह भी परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है। राखी दिवस के रूप में मनाया गया था। तो किसने सुझाव दिया था राखी दिवस के रूप में मनाने के लिए? तो यह दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। उनके सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में बंगाल विभाजन के दिन यानी 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के राखी दिवस के रूप में मनाया गया था, ठीक है। तो इस तथ्य को भी याद रखिएगा, ठीक है। तो इससे संबंधित जितने भी तथ्य हैं, जैसे बंगाल विभाजन की घोषणा अगर 19 जुलाई दिया है तो 19 जुलाई, और अगर 20 जुलाई दिया है तो 20 जुलाई, अगर 19 और 20 दोनों दिया है तो आप 20 जुलाई मान के चलिएगा, ठीक है। तो बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन प्रभावी कब से हुआ, तो यह प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। यह तिथि याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। और इस दिन संपूर्ण बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। लोग एक दूसरे की कलाइयों में राखी बांधते हुए अपना जो है अपनी एकता दर्शा रहे थे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है
द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक, यह पुस्तक कई बार पूछी गई है कि द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, इसके लेखक कौन थे? तो ऑप्शन ए है पार्थ सारथी गुप्त, ऑप्शन बी है यश गोपाल, ऑप्शन सी है बी आर नंदा और ऑप्शन डी है बिपिन चंद्र। तो बताइए कि द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन थे? जल्दी से अपने आंसर बताइए, गेस करिए। देखिए इस पुस्तक के लेखक हैं प्रसिद्ध इतिहासकार बिपिन चंद्र, ठीक है ना, डी ऑप्शन सही है। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, इसके आगे भी इस पुस्तक का नाम है, इसमें इन इंडिया के बाद जो है कुछ जुड़ा हुआ है और वह है इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ इंडियन नेशनल लीडरशिप, इंडियन नेशनल लीडरशिप, इंडियन नेशनल लीडरशिप 1880 से लेकर के 1880 से 1905, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ इंडियन नेशनल लीडरशिप, ये है पूरी बुक का नाम, और 1880 से 1905, ठीक है। तो इसके बारे में लिखा था बिपिन चंद्रा जी ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं। आज का चौथा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए है अनहैप्पी इंडिया, बाल गंगाधर तिलक दिया है। ऑप्शन बी है दुर्गेश नंदिनी, इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी दिया है। ऑप्शन सी है इंडिया विंस फ्रीडम, इसकी रचना दिया है अबुल कलाम आजाद ने किया था। और डी ऑप्शन है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसकी रचना दादा भाई नौरोजी ने किया है। तो बताइए कि इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन सुमेलित नहीं है, वह है अनहैप्पी इंडिया। ये ऑप्शन सुमेलित नहीं है क्योंकि अनहैप्पी इंडिया के लेखक बाल गंगाधर तिलक नहीं थे। कौन थे? लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय थे अनहैप्पी इंडिया के लेखक, ठीक है। आपको पता है कि 1920 का जो विशेष अधिवेशन हुआ था, 1920 का विशेष अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था, उसकी अध्यक्षता इन्होंने किया था, ठीक है। विशेष अधिवेशन हुआ था 1920 में कांग्रेस का, और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने की थी। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की रचना थी, ठीक है ना। अब देखिए बाल गंगाधर तिलक की जो प्रमुख रचना है वो कौन कौन सी है? देखिए एक केसरी और एक मराठा, दो पत्र इनके बहुत फेमस हैं, एक है केसरी और दूसरा है मराठा, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए दुर्गेश नंदिनी दिया है बंकिम चंद्र चटर्जी की, तो दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। इनकी एक रचना है आनंद मठ, आपने नाम सुना होगा, आनंद मठ भी इनकी रचना है, और वही आनंद मठ है, आनंद मठ की इसी रचना से वंदे मातरम गीत भी लिया गया है। आपको पता है ना, वंदे मातरम गीत आनंद मठ से ही लिया गया है, ठीक है ना, और यह भी बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है, ठीक है। अब देखिए इंडिया विंस फ्रीडम, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसने लिखी? तो यह लिखा है अबुल कलाम आजाद ने, इसे भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया विंस फ्रीडम बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है। तो अब मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसकी रचना की थी, और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया आप जानते हैं दादा भाई नौरोजी की ही रचना है, ठीक है। तो देखिए अनहैप्पी इंडिया बाल गंगाधर तिलक की न होकर लाला लाजपत राय की रचना है, और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि इनमें से अलग करके प्रश्न को पूछ लेगा, केवल यह पूछ लेगा कि इंडिया विंस फ्रीडम के रचनाकार कौन है, कभी यह पूछ लेगा कि दुर्गेश नंदिनी किसकी रचना है, ठीक है। तो या तो मिलान करने को प्रश्न आएगा और या तो अलग अलग करके पूछ लेगा, दोनों तरीकों से आप इसे सही कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा पांचवा प्रश्न है वह वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था। वर्ष 1929 में एक घोषणा पत्र जारी किया गया जिसका नाम था दीपावली घोषणा पत्र, ठीक है ना। तो दीपावली घोषणा पत्र का जो संबंध था वो किससे था? तो ऑप्शन ए है सांप्रदायिक समस्या से, ऑप्शन बी है डोमिनियन स्टेट से, ऑप्शन सी है श्रमिक नेताओं से, और ऑप्शन डी है अस्पृश्यता से। तो आपको बताना है कि जो दीपावली घोषणा पत्र है उसका संबंध किससे है। जल्दी से अपने आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब देखिए दीपावली घोषणा पत्र का जो संबंध था वो किससे था? वह था डोमिनियन स्टेट से, ठीक है ना। डोमिनियन स्टेट से दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था। यह बहुत इंपॉर्टेंट घोषणा थी, इसके बारे में मैं आपको संक्षिप्त में बताऊंगा। दीपावली घोषणा पत्र 31 अक्टूबर, ध्यान से देखिएगा, दीपावली घोषणा पत्र जो है 31 अक्टूबर 1929 को जारी किया गया, और किसके द्वारा? तत्कालीन वायसराय, उस समय जो वायसराय थे, तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा, ठीक है।
तत्कालीन वायसराय इरविन थे, लॉर्ड इरविन के द्वारा दीपावली घोषणा पत्र 31 अक्टूबर 1929 को जारी किया गया। ठीक है, अब देखिए पहली बार इसी घोषणा पत्र में यह संकेत दिया गया कि भारत का जो अंतिम लक्ष्य है वह डोमिनियन स्टेट्स है। ठीक है ना, तो पहली बार अंग्रेजों के द्वारा यह मतलब बताने का प्रयास किया गया, पहली बार यह घोषणा की गई कि भारत का जो टारगेट है वह डोमिनियन स्टेट है। यह संकेत मिला उसके इरविन की बातों से, इरविन की घोषणा से, कि पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि जो भारत का उद्देश्य है वह डोमिनियन स्टेट है। साथ ही इरविन ने यह भी कहा कि भारत में संवैधानिक सुधारों की श्रृंखला बहुत जल्दी शुरू होगी। ठीक है, भारत में बहुत संवैधानिक सुधार आवश्यक है, तो संवैधानिक सुधारों के लिए जो है भारत में एक गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा। किसका आयोजन? गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा। और आपको पता है कि आगे चल के 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। तो संवैधानिक सुधारों के लिए गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन। ठीक है, तो यह भी इसी घोषणा में, दीपावली घोषणा में आई। ठीक है ना, साथ ही जो भारतीय नेता थे, जो भारतीय क्रांतिकारी थे, भारतीय राजनीतिज्ञ थे, उनको पहली बार यह लगा कि अब सरकार जो है भारतीयों के बारे में सोचना शुरू कर दी है। पहली बार ऐसा लगा कि अगर हम और मेहनत से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रह गए तो जल्द ही हमको जो है डोमिनियन स्टेट्स मिलेगा। सरकार हमको या तो स्वशासन की तरफ ले जाना चाहती है, अंग्रेज हमें स्वशासन देना चाहते हैं। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, स्वशासन की उम्मीद जगी पहली बार। तो दीपावली घोषणा पत्र ने भारतीयों में यह आत्मविश्वास जगाया कि अंग्रेज ऐसा चाह रहे हैं। ठीक है, तो पहली बार डोमिनियन स्टेट की चर्चा हुई, संवैधानिक सुधारों के लिए गोलमेज सम्मेलन के आयोजन की बात कही गई। ठीक है, और साथ ही यह कहा गया कि भारतीयों की जो अपेक्षा है वह अंग्रेजों से वह है कि जो कि ये अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर गंभीर है, इनके लिए जो है अंग्रेज जल्दी ही अंग्रेज शासन प्रयास करेगा। ठीक है, तो इसी घोषणा के द्वारा जो है अब क्या हुआ कि जो भारत में आंदोलन थे, आंदोलन की जो गतिविधियां थी वो बहुत तेज हो गई, क्योंकि उन्हें यह उम्मीद जगी कि अब अंग्रेज बैकफुट पे जा रहे हैं। ठीक है, और इसी को लेकर आगे चल के आप देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसकी शुरुआत 1930 में होती है, सविनय अवज्ञा आंदोलन बहुत बड़े आंदोलन के रूप में उभरा। ठीक है, लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा रहा है। तो इस प्रकार से जो दीपावली घोषणा पत्र था उसका यह पूरा असर रहा। ठीक है ना, तो जो मुख्य संबंध था दीपावली घोषणा पत्र का वह भारतीयों को डोमिनियन स्टेट देने से था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का जो हमारा 6वां प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए है पुनः जजिया लगाना, फर्रुखसियर। ऑप्शन बी है मसूलीपट्टनम पर अधिकार, फोर्ड। ऑप्शन सी है सती प्रथा का निषेध अधिनियम, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और ऑप्शन डी है दास्ता कांत, मैल्कम। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो जल्दी से अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताएं। अब देखिए, पुनः जजिया लगाना, फर्रुखसियर ने पुनः जजिया लगाया था, बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा है मसूलीपट्टनम पर अधिकार। देखिए, तृतीय कर्नाटक युद्ध जब हुआ था, तृतीय कर्नाटक युद्ध, ठीक है, तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान जो है कर्नल फ्रांसिस फोर्ड के नेतृत्व में, कौन था ये फोर्ड? मतलब कर्नल फ्रांसिस फोर्ड, इसका पूरा नाम था फोर्ड का। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध में कर्नल फ्रांसिस फोर्ड के नेतृत्व में अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम पर अधिकार कर लिया था। ठीक है ना, अप्रैल 1759 में। ठीक है, कब? अप्रैल 1759 में तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने कर्नल फ्रांसिस फोर्ड के नेतृत्व में मसूलीपट्टनम पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो यह कथन भी सही है। तीसरा है सती प्रथा का निषेध अधिनियम, लॉर्ड विलियम बेंटिक। आपको पता है कि रेगुलेशन 1829 के अधिनियम से सती प्रथा का अंत कर दिया गया था। कब? 1829 में सती प्रथा का अंत कर दिया गया था 1829 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है ना, तो सती प्रथा निषेध अधिनियम कौन लाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक लाए थे, यह सही है, और 1829 में ले आए थे। ठीक है, अब आ जाते हैं दास्ता का अंत। दास्ता का अंत मैल्कम ने नहीं किया था। दास्ता का अंत किसने किया था? एलन बरो, लॉर्ड एलन बरो ने दास्ता का अंत किया था। और दास्ता के अंत से संबंधित जो कानून था वह था 1843 का अधिनियम, एक्ट 5। क्या था? एक्ट 1843 के एक्ट 5 के द्वारा जो है यह दास्ता का अंत किया गया है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, कभी कभी यह पूछ लेता है कि दास्ता का अंत किस अधिनियम के द्वारा किया गया है, तो 1843 के अधिनियम के तहत किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा दास्ता का अंत से कौन संबंधित है? एलन बरो संबंधित है, इसलिए डी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि इसमें मैल्कम दिया था। ठीक है,
इसे याद रखिएगा, यह भी परीक्षाओं में अलग अलग करके पूछता है, ठीक है ना। दास्ता के अंत को और सती प्रथा निषेध अधिनियम को तो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 7वां प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। आपको बताना है कि किस अधिनियम के तहत पहली बार भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। ऑप्शन ए है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन सी है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और ऑप्शन डी है भारत शासन अधिनियम 1919। तो आपको बताना है कि किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो देखिए, पहले क्या था कि अंग्रेजों ने विधान परिषदों में भारतीयों के बोलने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है। बस खाली वो उनको प्रवेश दे देते थे, बाकी बोलने उनने कुछ नहीं देते थे, ठीक है। पहली बात जो है विधान परिषद अधिनियम 1892, ठीक है ना। भारतीय विधान परिषद अधिनियम 1892 के तहत जो है विधानमंडल के जो सदस्य थे उनके अधिकार में 2 क्षेत्रों में वृद्धि की गई, ठीक है। उनके अधिकार में क्या किया गया, 2 क्षेत्रों में वृद्धि की गई। अब ये 2 क्षेत्र कौन कौन से हैं? पहला क्षेत्र इसमें क्या था कि उन्हें जो है अगर कोई बजट विधान परिषद में आता है तो बजट पर अपना विचार दे सकते थे, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, बिना कंडीशन के अंग्रेजों ने कुछ नहीं दिया है, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। पहला क्या हुआ कि विधान परिषद के सदस्य जो थे मतलब वो जो है बजट पर अपने विचार प्रकट कर सकते थे, ठीक है। बजट पर अपने विचार प्रकट कर सकते थे, पहला चीज है। लेकिन जो है इस विषय पर कोई प्रस्ताव रखने, जैसे इस समय होता है प्रस्ताव रखने, इस विषय पर कोई प्रस्ताव रखने अथवा सदन में प्रस्ताव रखने या मत विभाजन का अधिकार नहीं था, ठीक है। प्रस्ताव रखने या मत विभाजन का अधिकार नहीं था, ठीक है। तो अपनी बातें बजट के संबंध में जो अपने विचार थे वो केवल रख सकते थे, ठीक है ना, लेकिन वो कोई प्रस्ताव नहीं ला सकते थे या उस पर कोई मत विभाजन का अधिकार उनका नहीं था, ठीक है। तो एक अधिकार, अब इसे अधिकार मान सकते हैं, ठीक है, मान सकते हैं इसे अधिकार। अब मान लीजिए कि अंग्रेजों ने थोड़ी सी जगह दी है, बाकी तो इतना कानून लगा दिया कि कोई मतलब नहीं है। अगर हम प्रस्ताव नहीं रख सकते, अगर हम मत विभाजन नहीं करा सकते, केवल अपने विचार, मतलब आप कुछ भी बोल सकते हैं, बोल के हट जाइए बजट पे अगर आपको कुछ कहना है, ठीक है ना। दूसरा जो महत्वपूर्ण था कि सार्वजनिक हित के मामले, जो दूसरा महत्वपूर्ण इनको अधिकार दिया गया, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह पूछा जाता है कि सार्वजनिक हित के मामले में 6 दिन की सूचना, मतलब 6 दिन पूर्व 6 दिन की सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, ठीक है। प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, ठीक है, विधान परिषद सदस्यों को, ठीक है, अधिकार दिया गया। अब देखिए यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, पहली चीज तो बजट पर वो केवल अपना विचार व्यक्त कर सकते थे। जो प्रश्न है वह बजट पर बहस करने की शक्ति की है, तो एक प्रश्न यह पूछा जाता है, ठीक है ना। तो बजट पर प्रस्ताव रखने और मत विभाजन का अधिकार उन्हें नहीं था। दूसरा जो महत्वपूर्ण अधिकार दिया गया वह दिया गया कि सार्वजनिक हित के मामले में 6 दिन की सूचना, मतलब 6 दिन पहले आपको बताना होगा कि हम यह प्रश्न पूछने वाले हैं विधान परिषद में। तो सार्वजनिक हित से के संबंध में 6 दिन की सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया विधान परिषद सदस्यों को, भारतीय विधान परिषद को, ठीक है ना। अब देखिए इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे यह प्रश्न जैसे अभी बजट में पूछा गया है ना, ऐसे ही एक प्रश्न अलग से पूछा जाता है कि किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद में भारतीयों को सार्वजनिक हित के मामले में प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, या किस अधिनियम के तहत भारतीयों को विधान परिषदों में प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, ठीक है। तो सार्वजनिक हित के मामले में या केवल प्रश्न पूछने के संबंध में, ये दोनों प्रश्न ऐसे पूछा जाता है। तो इस संबंध में भी अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वह भी 1892 का अधिनियम है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ठीक है। तो बजट पर अपना विचार प्रकट करने या बजट पर बहस करने, साथ ही सार्वजनिक हित के मामले में 6 दिन की सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा भारतीयों को प्राप्त हुआ, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। अगला देखते हैं, आज का हमारा 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था।
यह स्टेटमेंट किसका है कि ब्रिटिश शासन की सबसे बड़ी जो उपलब्धि थी वह भारत का एकीकरण था। तो ऑप्शन ए है के.एम. पडिक्कर, ऑप्शन बी है एन श्रीनिवास, ऑप्शन सी है रजनी कोठारी और ऑप्शन डी है योगेंद्र सिंह। तो जल्दी से आप हमें इस प्रश्न का आंसर दीजिए कि किसने कहा था कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि है भारत का एकीकरण। ठीक है, जो भारत को इतना बड़ा एकजुट कर दिया गया, वह एकीकरण को उन्होंने सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य माना, तो वह है के.एम. पडिक्कर। ठीक है, के.एम. पडिक्कर के बारे में आप जानते हैं, इन्होंने कहा था कि ब्रिटिश शासन की जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि है वह है भारत का एकीकरण, और यह प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ब्रिटिश शासन की सबसे बड़ी उपलब्धि भारत का एकीकरण था और यह स्टेटमेंट है के.एम. पडिक्कर का। ठीक है ना, ए ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, आज का जो हमारा नवा प्रश्न है वह है कि भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब प्राप्त हुई। आपको बताना है कि जो भारतीय स्वाधीनता विधेयक है उसे राजकीय स्वीकृति कब प्राप्त हुई। ऑप्शन ए है 18 जुलाई 1947 को, ऑप्शन बी है 19 जुलाई 1947 को, ऑप्शन सी है 20 जुलाई 1947 को और ऑप्शन डी है 21 जुलाई 1947 को। तो आपको बताना है कि भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब प्राप्त हुई। जल्दी से अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अब देखिए, इस प्रश्न से रिलेटेड जो है यहाँ से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है कि भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राज्य स्वीकृति कब प्राप्त हुई। ठीक है, अब इससे संबंधित दूसरा प्रश्न हम आपको बताते हैं। दूसरा प्रश्न आता है कि भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को हाउस ऑफ कॉमन्स में कब पेश किया गया। ठीक है, तो एक प्रश्न है भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी। दूसरा प्रश्न यहीं से पूछा जाता है कि भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को हाउस ऑफ कॉमन्स में कब पेश किया गया। ठीक है, और यहीं से एक प्रश्न आता है कि भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को हाउस ऑफ कॉमन्स में किसने पेश किया। ठीक है, किसने पेश किया, तो कब पेश किया और किसने पेश किया। यह 3 प्रश्न यहां से बनते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर परीक्षाओं में यहाँ ये तीनों प्रश्न बारी बारी से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब चलिए हम आपको तीनों प्रश्नों के बारे में बताते हैं। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को हाउस ऑफ कॉमन्स में कब पेश किया गया, तो 4 जुलाई 1947 को। ठीक है, 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया। ठीक है, याद रखिएगा ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया। ठीक है, कॉमन्स में पेश किया गया, कब पेश किया गया, 4 जुलाई 1947 को। ठीक है, यह प्रश्न सीधे पूछा जाता है कि भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को कब हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया था, तो 4 जुलाई 1947 को। ठीक है ना, अब आता है किसने पेश किया, तो पेश किया किसने, इसे पेश किया, देखिए इस विधेयक को हाउस ऑफ कॉमन्स में किसने पेश किया, तो इसे पेश किया किसने, क्लीमेंट एटली ने। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, एटली। ठीक है ना, तो क्लीमेंट एटली ने इसे पेश किया। ठीक है, क्लीमेंट एटली ने, जो उस समय प्रधानमंत्री थे। ठीक है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, इन्होंने ही भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया था। अब देखिए, अब ये हाउस ऑफ कॉमन्स में पास होता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पास होता है। अब जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से बनता है कि आखिर इस विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब प्राप्त हुई। यह नहीं पूछा है कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स से कब निकला, हाउस ऑफ कॉमन्स से कब निकला, यह पूछ रहा है कि आखिर इस विधेयक को राज्य की स्वीकृति कब प्राप्त हुई, तो 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राज्य की स्वीकृति मिली, और यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। हमने एक प्रश्न के साथ इन तीनों प्रश्नों को कवर किया। यही मैं कहता हूं कि अगर हम एक प्रश्न से संबंधित प्रश्नों को बार बार लाएंगे तो आप ज्यादा प्रश्नों को नहीं पढ़ पाएंगे, और एक साथ जोड़ के पढ़ेंगे तो ये प्रश्न आपको तैयार भी रहेंगे। तो भारतीय स्वाधीनता विधेयक से संबंधित 3 प्रश्न आते हैं। पहला कि इसे कब हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया, तो 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वाधीनता विधेयक को हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया। दूसरा है कि इसे किसने पेश किया, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारतीय स्वाधीनता विधेयक को हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया। तीसरा कि इसे राजकीय स्वीकृति कब प्राप्त हुई, तो 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वाधीनता विधेयक को स्वीकृति प्राप्त हो गई थी। ठीक है, तो इन तीनों प्रश्नों को याद रखिएगा, तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। आज का हमारा 10वां प्रश्न है।
ठीक है। निम्नलिखित में से कौन नेहरू की अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री था? आपको बताना है कि इनमें से कौन नेहरू की अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे। ऑप्शन ए है फजलुल हक, ऑप्शन बी है खिज्र हयात खां, ऑप्शन सी है लियाकत अली खां और ऑप्शन डी है गजनफर अली खां। आपको बताना है कि इनमें से कौन नेहरू की अंतरिम सरकार में 1946 में वित्त मंत्री थे। तो जल्दी से अपने आंसर हमें कमेंट करके बताएं। अब देखिए यहां से रिलेटेड 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं इन तीनों की चर्चा कर देता हूं। 3 या 4 पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए इसमें एक प्रश्न पूछा गया है कि कौन नेहरू की अंतरिम सरकार 1946 में जो बनी थी उसमें वित्त मंत्री था, ठीक है। अब देखिए अंतरिम सरकार से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला पूछा जाता है कि किस वायसराय ने कांग्रेस को अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दिया। अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दिया, ठीक है, निमंत्रण दिया। एक प्रश्न यहां से यह पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। किस वायसराय ने कांग्रेस को अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दिया? एक प्रश्न यहां से पूछा जाता है। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि कब सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने या ऐसे ही अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई? अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई? ठीक है, एक प्रश्न यहां से पूछा जाता है, यही प्रश्न पूछा जाता है। या कभी कभी कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई, या जवाहरलाल नेहरू द्वारा अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई, इस तरह से यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न और बनता है, यह बनता है कि अंतरिम सरकार का गठन किस तिथि को हुआ? ठीक है, किस तिथि को हुआ? ठीक है, ये 3 प्रश्न एक्स्ट्रा हमने आपको बताए। आप देख रहे होंगे कि लगातार परीक्षाओं में यह पूछा जाता है कि अंतरिम सरकार का जो गठन है वह किस तिथि को हुआ। ठीक है, इसके बाद जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वह अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई। और जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो अक्सर कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट हो जाती है और प्रश्न गलत होते हैं। हमारा उद्देश्य इन्हीं प्रश्नों को सही करना है जहां कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना। अब देखिए, अब उसके बाद ये 3 प्रश्नों के बाद ये चौथा प्रश्न आएगा कि कौन नेहरू की अंतरिम सरकार में 1946 में वित्त मंत्री था। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, किस वायसराय ने कांग्रेस को अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रित किया। ठीक है, तो देखिए तिथि थी 12 अगस्त 1946, याद रखिएगा 12 अगस्त 1946। और इस दिन जो है लॉर्ड बेवेल, कौन था? लॉर्ड बेवेल था। लॉर्ड बेवेल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण देता है, ठीक है ना। तो 12 अगस्त 1946 के दिन लॉर्ड बेवेल, या उस समय वायसराय था, तो अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण किस वायसराय ने दिया? लॉर्ड बेवेल ने दिया 12 अगस्त 1946 को, ठीक है। अब इसने निमंत्रण दिया, अब आगे देखते हैं कि क्या हुआ। निमंत्रण आ गया 12 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार के गठन का, ठीक है। अब अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई जवाहरलाल नेहरू द्वारा? तो अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की गई 24 अगस्त 1946 को। कब की गई? 24 अगस्त 1946 को इसकी घोषणा की जाती है, अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा। ये सभी तिथियां याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 12 अगस्त को बेवेल बुलाते हैं, निमंत्रण देते हैं, और 24 अगस्त 1946 को यह घोषणा की जाती है कि भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। अब देखिए 24 अगस्त 1946 को घोषणा की गई, तो अंतरिम सरकार का गठन किस तिथि को होता है? बहुत इंपॉर्टेंट तिथि है वह, अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है, 2 सितंबर 1946, ठीक है। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हो जाता है, ठीक है। तो इन सभी तिथियों को आप याद रखिएगा। अंतरिम सरकार के लिए निमंत्रण मिलता है 12 अगस्त 1946 को, अंतरिम सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को, और अंतरिम सरकार का गठन कब होता है? 2 सितंबर 1946 को होता है। ये तीनों तिथियां बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, चाहे वो मिलान करने के लिए पूछी जाए और चाहे एक स्वतंत्र प्रश्न के रूप में पूछी जाए, ठीक है। इसे याद रखिएगा। अब देखिए ये सब्स्टिट्यूट हमने आपको दे दिया, ठीक है। यहां से आपका एक मतलब दृष्टिकोण बदलेगा, आप जानेंगे कि आखिर जो अंतरिम सरकार, अब इसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है, लेकिन आपको एक ही प्रश्न में मैंने अंतरिम सरकार का जो पूरा दृष्टिकोण था, जो पूरी प्रक्रिया थी, वो हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखते हैं कि अंतरिम सरकार में चूंकि कई मंत्री नियुक्त हुए थे, अब सबकी चर्चा तो मैं नहीं करूंगा, सिर्फ मैं आपको इतना बता देता हूं कि अंतरिम सरकार में जो वित्त मंत्री बने थे वह बने थे लियाकत अली खां, ठीक है।
लियाकत अली खां को अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री बनाया गया था। ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट है। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री के रूप में किसकी नियुक्ति की गई थी? लियाकत अली खां को। ठीक है, बाकी अंतरिम सरकार के संबंधित जो कोई टॉपिक आएगा तो उसमें हम प्रत्येक मंत्रियों की चर्चा करेंगे। ठीक है, उसका आगे कभी चर्चा करेंगे जब जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, अगला देख लेते हैं। आज का हमारा 11वां प्रश्न है, निम्न में से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था? आपको बताना है कि इनमें से किसने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था। तो ऑप्शन ए है नेहरू समिति ने, ऑप्शन बी है साइमन कमीशन ने, ऑप्शन सी है क्रिप्स मिशन ने और ऑप्शन डी है कैबिनेट मिशन ने। आपको बताना है कि इनमें से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था। तो जल्दी से अपने आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो देखिए, भारत में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का जो प्रस्ताव था वो किसने दिया था? कैबिनेट मिशन ने दिया था। ठीक है ना, कैबिनेट मिशन ने भारत में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव दिया था। ठीक है, अब देखिए कैबिनेट मिशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं, चूंकि अब प्रसंग है सामने है। कैबिनेट मिशन, एक प्रश्न पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन कब भारत पहुंचा। बहुत पूछा जाता है यह प्रश्न, कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया, आपके सामने भी कई बार, अगर आपने पीवाईक्यू देखी होगी तो यह प्रश्न पूछा गया है, कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा। तो यह पहुंचा मार्च 1946 में। ठीक है, मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत पहुंचता है। ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था। ठीक है, कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था, यह प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर आप जान जाएंगे कि कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन से थे तो आपको कौन नहीं था नहीं खोजना पड़ेगा। तो कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे, ठीक है, तो हम नहीं काट देते हैं। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन था इस पे चर्चा करते हैं। तो यह थे, एक थे कि स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। ठीक है, और यह क्या थे? यह अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड थे। ठीक है, दूसरा पैथिक लॉरेंस थे। ठीक है, ये उस समय भारत सचिव थे। और तीसरे थे उस समय एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, ये कौन थे? ये तत्कालीन नौसेना मंत्री थे। ठीक है, तो कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य था? तो स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, पैथिक लॉरेंस थे और एवी अलेक्जेंडर। इन्हीं तीन लोगों की जो कमेटी थी उसे ही कैबिनेट मिशन कहा गया। और ये तीन लोगों की समिति जो है मार्च 1946 में भारत आई थी। इन्होंने ही भारत को त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था में विभाजित करने का प्रस्ताव दिया और प्रांतों को क्या किया? इन्होंने प्रांतों को अ, ब, व, स श्रेणियों में विभाजित किया। ठीक है ना, प्रांतों को क्या किया? अ, ब, व, स श्रेणियों में विभाजित किया, छोटे बड़े प्रांतों के रूप में। ठीक है ना, विभाजित किया। तो जो हमारा प्रश्न था वो क्या था कि किसने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव दिया? तो कैबिनेट मिशन ने यह प्रस्ताव दिया था। ठीक है ना, और यह प्रश्न जीआईसी में पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य थे कि कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा? तो मार्च 1946 में पहुंचा। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन से थे? तो स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। यह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैबिनेट मिशन ने ही भारत में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था। ठीक है ना, अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ देख लेते हैं। आज का हमारा 12वां प्रश्न है, भारतीय स्वातंत्र संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडिया लीजन नामक सेना बनाई? आपको बताना है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान द फ्री इंडिया लीजन, ठीक है, द फ्री इंडिया लीजन नामक सेना किसने बनाई? ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी है रास बिहारी बोस, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी है बी डी सावरकर। तो जल्दी से अपने आंसर बताइए कि किसने फ्री इंडिया लीजन नामक सेना बनाई थी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। ठीक है, तो देखिए द फ्री इंडिया लीजन सेना किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। अब देखिए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। आप जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जो है अपना रूप बदलकर 3 अप्रैल 1941, कब? 3 अप्रैल 1941 को ये जर्मनी पहुंचे। ठीक है, 3 अप्रैल 1941 को जर्मनी पहुंचे और वहां पर उन्होंने कुछ दिनों बाद द फ्री इंडिया सेंटर, किसका? द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया। ठीक है ना, तो एक तो अप्रैल 1941 में सुभाष बाबू जर्मनी पहुंचे थे और वहां उन्होंने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया। ठीक है, अब द फ्री इंडिया सेंटर में वो क्या करते थे? वह आजादी के पर्चे छपवाते थे, भाषण देते थे, लोगों को भारत को आजाद करने के लिए प्रेरित करते थे। ठीक है ना, बाद में जो इनके मतलब द फ्री इंडिया सेंटर है, ठीक है, उसको
सुभाष बाबू ने इतना उसका विस्तार किया द फ्री इंडिया सेंटर का कि लोगों के जहन में भारत को आजाद करने की क्रांति गूंजने लगी। ठीक है, अब आगे चलकर क्या हुआ कि एडोल्फ हिटलर का आपने नाम सुना है। एडोल्फ हिटलर ने आजाद हिंद सरकार को मान्यता दे दी। ठीक है, आजाद हिंद सरकार। ठीक है, एडोल्फ हिटलर ने क्या किया, आजाद हिंद सरकार को मान्यता दे दी। ठीक है, मान्यता दे दी। कब दिया, 1941 के अंतिम तक, 1941 के अंत तक। ठीक है, 1941 के अंत तक एडोल्फ हिटलर ने आजाद हिंद सरकार को मान्यता दे दी और सुभाष बाबू को सेना गठित करने के लिए सहमति दे दी कि आप जो है अपनी लड़ाई के लिए सेना का गठन कर सकते हैं। तो 1942 में देखिए मान्यता दी और सेना गठन की अनुमति दी, सेना गठन की अनुमति दी हिटलर ने। ठीक है ना, अनुमति दी, चूंकि अब ये जर्मनी में तो थे ही। अब जब सेना गठन की अनुमति मिल गई तो 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने, जर्मनी के जनरल थे एक, इनका नाम था इरविन रोमेल। क्या नाम था, इरविन रोमेल। ठीक है, तो यह जर्मनी के जनरल थे इरविन रोमेल। इन्होंने उत्तरी अफ्रीका का एक अभियान किया था, उत्तरी अफ्रीका का एक अभियान किया था। ठीक है, उत्तरी अफ्रीका का अभियान किया था। ठीक है, मतलब युद्ध लड़ा था उत्तरी अफ्रीका में। और उत्तरी अफ्रीका अभियान के दौरान इसने क्या किया था, बहुत सारे भारतीयों को युद्ध के दौरान पकड़ा था। ठीक है ना, बहुत से भारतीयों को युद्ध बंदी के रूप में ले आया था। ठीक है, वो अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे तो बहुत से भारतीयों को युद्ध बंदी के रूप में ले आया था। ठीक है, कौन ले आया था, इरविन रोमेल। ठीक है, तो इरविन रोमेल ल है, ये न नहीं है। ठीक है, इसको मैं फिर से लिख देता हूं, इरविन रोमेल। ठीक है, तो इरविन रोमेल ने अपने उत्तरी अफ्रीका के अभियान के दौरान बहुत से भारतीयों को युद्धबंदी के रूप में कैद किया था। ठीक है, तो सुभाष बाबू ने 1942 में इनसे संपर्क साधा और इनके दौरान जो पकड़े गए युद्धबंदी थे उनको भर्ती कर, इन्हीं युद्धबंदियों को उन्होंने अपनी सेना में भर्ती किया और 10,000 सैनिकों की क्या किया, अपनी सेना में भर्ती किया और 10,000 सैनिकों की एक सेना बनाई, 10,000 सैनिकों की एक सेना बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा द फ्री इंडिया लीजन। क्या नाम रखा, द फ्री इंडिया लीजन। ठीक है, द फ्री इंडिया लीजन का मतलब क्या हुआ, आजाद हिंद सेना या आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज। ठीक है, तो इन्हीं 10,000 सैनिकों से जो इरविन रोमेल ने उत्तरी अफ्रीका से जिन भारतीयों को कैद किया था उन्हीं के द्वारा आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई। इसके द्वारा, सुभाष बाबू के द्वारा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द फ्री इंडिया लीजन या इसे क्या कहते हैं, आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज। ठीक है, इसका गठन किया गया। तो याद रखिएगा, पूरी स्टोरी हमने आपको बता दी है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष था। आपको बताना है कि इनमें से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहा था। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी है अबुल कलाम आजाद और ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष बना रहा। तो देखिए कौन है वो, वह है अबुल कलाम आजाद, वही इंडिया विंस फ्रीडम के रचयिता अबुल कलाम आजाद। यह जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष बने रहे। ठीक है, अब देखिए यह जो है वर्ष 1940 में, कब, वर्ष 1940 में एक अधिवेशन हुआ था, रामगढ़ अधिवेशन। ठीक है, रामगढ़ अधिवेशन। तो रामगढ़ अधिवेशन में वर्ष 1940 में यह जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, अब बाद में 41 से लेके वर्ष 1941 से लेकर के 1945 तक कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। ठीक है ना, 1941 से 1945 के बीच में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। ठीक है, कोई अधिवेशन नहीं हुआ 1941 से 1945 के बीच में। तो जब कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ तो अध्यक्ष कौन बना रहा, अध्यक्ष बने रहे अबुल कलाम आजाद। अब देखिए 1941 और 1941 से 45 का जो मतलब जो समय है ये कितना क्रूशियल टाइम था। अगर आपसे यह पूछा जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष कौन था,
तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन कांग्रेस अध्यक्ष हुए? तो अबुल कलाम आजाद हुए। जितनी महत्वपूर्ण गतिविधियां वर्ष 1941 से 45 के बीच में हुई हैं, सब में जो कांग्रेस अध्यक्ष थे वो कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 6 वर्षों तक जो है इनका कार्यकाल लगातार 6 वर्षों तक रहा। ठीक है, कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। वह स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक और सबसे नाजुक दौर मतलब भारत छोड़ो आंदोलन जैसी गतिविधियां उस समय चल रही थी। ठीक है, तो स्वतंत्रता पूर्व सबसे लंबे समय तक, ठीक है, स्वतंत्रता से पहले सबसे लंबे समय तक कांग्रेस अध्यक्ष कौन रहा? कांग्रेस अध्यक्ष रहने वाले कौन व्यक्ति थे? तो वह थे अबुल कलाम आजाद। ठीक है, तो इन्हें याद रखिएगा। और 41 से 45 के बीच जितनी घटनाएं होंगी, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध होता है, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन होता है, ठीक है, तो ये सारी घटनाओं के दौरान जो कांग्रेस का अध्यक्ष था भारत में, वह थे अबुल कलाम आजाद। ठीक है, अगला देख लेते हैं। आज का हमारा 14वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। देखिए यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। ऑप्शन ए है रौलट अधिनियम 1919, ऑप्शन बी है दूसरा है रौलट सत्याग्रह 1919, ऑप्शन सी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन और ऑप्शन डी है जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। तो आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित ये जो घटनाएं हैं, इनका जो सही कालानुक्रम है वह आपको बताना है, क्योंकि यहां से संबंधित बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप इसके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। देखिए कूट से आपको बताना है कि 1 4 3 2 सही है, 1 2 4 3 सही है, 4 2 1 3 सही है कि 3 1 4 2 सही है। तो जल्दी से अपने आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब देखिए इन सभी घटनाओं की तिथियां इतनी पास हैं, इसीलिए परीक्षा के दृष्टिकोण से यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। अक्सर आयोग फंसाने के लिए ऐसे प्रश्न दिया करता है। देखिए रौलट एक्ट को देख लेते हैं। सबसे पहले रौलट एक्ट कब आया था? तो यह आया था 18 मार्च 1919 को। ठीक है, सबकी तिथियां देख लेते हैं। रौलट एक्ट कब आया था? 18 मार्च 1919 को आया था। और रौलट सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? तो जब मार्च में रौलट अधिनियम आ गया, तो जो मार्च की शुरुआत हुई वह हुई 6 अप्रैल 1919 को। ठीक है, इसका विरोध शुरू हुआ। और उसके बाद आ जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन कब होता है? तो यह होता है 26 से 30 दिसंबर 4 दिनों तक चलता है। ठीक है, दिसंबर 1919 को। ठीक है, अमृतसर अधिवेशन होता है। और जलियांवाला बाग कांड कब होता है? तो यह होता है, आपको पता है कि बैसाखी का दिन था, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, तो अब देखिए ये सभी घटनाएं 1919 की घटनाएं हैं, बस इनकी तिथियां थोड़ी सी आगे पीछे हैं। तो सबसे पहले सबसे पहले कौन सी तिथि आएगी? देखिए रौलट एक्ट 18 मार्च 1919 को आता है। ठीक है, तो पहले ऑप्शन में एक हो जाएगा, तो एक और ए और बी में से कोई एक हो सकता है। जो दूसरा है 6 अप्रैल 1919 को रौलट सत्याग्रह होता है। ठीक है, तो यह भी सही है, तो एक के बाद 2 सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब उसके बाद आ जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो 18 मार्च को रौलट अधिनियम आता है, 6 अप्रैल को रौलट सत्याग्रह होता है और 13 ठीक एक सप्ताह बाद 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। तो 1 2 4 और अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अमृतसर अधिवेशन होता है वह 26 से 30 दिसंबर 1919 को होता है। तो 1 2 4 और 3 ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे। तो इनको क्रमबद्ध रूप से आप बना लीजिए, आप इसे नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। आप देख रहे हैं कि इसकी तिथियां जो है वो आसपास ही हैं। रौलट अधिनियम 1919 18 मार्च 1919 को आता है। रौलट सत्याग्रह की शुरुआत होती है 6 अप्रैल 1919 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अमृतसर अधिवेशन है वो 26 से 30 दिसंबर 1919 तक चलता है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 1919 में होता है वह होता है 13 अप्रैल 1919 को। इन सभी तिथियों को याद रखिएगा। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना। अगला 15वां और आखिरी प्रश्न आज का देख लेते हैं। ऑप्शन देखिए 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने क्या क्या कहा था? ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन से पहले महात्मा गांधी ने क्या क्या अपील किया था, आपको यह बताना है। ठीक है ना। तो देखिए पहला ऑप्शन है सरकारी कर्मचारियों को त्यागपत्र देने को कहा था, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, सैनिकों को अपने पद छोड़ने को कहा। तीसरा, राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा। ठीक है, तो अब आपको कूट से यह बताना है कि इनमें से महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व क्या क्या अपील की थी जनता से। ठीक है, तो केवल 1 और 2 सही है, या केवल 2 और 3 सही है, या केवल 3 सही है, और क्या 1 2 3 सही है। ठीक है, तो जल्दी से अपने आंसर हमें कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। ठीक है,
अब देखिए, चलिए जो ये कथन दिए गए हैं इनकी पुष्टि करते हैं, इसमें कौन कथन सही है कौन कथन सही नहीं है। देखिए, दिन था 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का, ठीक है ना। अब उस दिन भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने से पहले महात्मा गांधी ने जो भारत की जनता है, जो भारतीय है, उनसे अपील की थी। देखिए, पहला कथन है कि सरकारी कर्मचारियों को त्यागपत्र देने को कहा था। देखिए, महात्मा गांधी ने सरकारी कर्मचारियों को त्यागपत्र देने को नहीं कहा था, ठीक है ना, बल्कि उन्होंने कहा था कि कर्मचारी नौकरी न छोड़े, क्या करें, नौकरी न छोड़े छोड़े लेकिन नौकरी न छोड़े, ठीक है, लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा करें, ठीक है, क्या करें, कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा करें, ठीक है, अपनी निष्ठा की घोषणा करें, ठीक है, नौकरी न छोड़े लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा करें, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन को समर्थन प्रदान करें, ठीक है, नौकरी न छोड़े। दूसरा है, सैनिकों को अपने पद छोड़ने को कहा ना, सैनिकों को पद छोड़ने को नहीं कहा, बल्कि सैनिकों से कहा कि आप देशवासियों पर गोली चलाने से मना कर दें, ठीक है, क्या कहा, देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार करें, ठीक है, गोली चलाने, आखिर सैनिक ज्यादातर तो हमारे अपने ही भाई बंधु थे, तो देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दें या मना कर दें, ठीक है, यह अपील की थी उन्होंने सैनिकों से। तीसरा जो महत्वपूर्ण जो इसमें दिया है बिंदु, कि राजसीय रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा था। तो हाँ, महात्मा गांधी ने भारतीय राजा महाराजा को जो है भारतीय जनता की प्रभुसत्ता, उनकी जनता की प्रभुसत्ता को स्वीकार करने के लिए कहा था। साथ ही उन्होंने कहा था कि वह जो है स्वयं को क्या करे, भारतीय राष्ट्र का अंग घोषित कर दे। कौन, राजा महाराजा स्वयं को भारतीय राष्ट्र का अंग घोषित कर दें, यानी स्वतंत्रता अपनी छोड़ दें, ठीक है, भारतीय जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करें और स्वयं को भारतीय राष्ट्र का अंग घोषित कर दें। यह अपील इन्होंने, महात्मा गांधी ने राजा महाराजाओं से की थी, ठीक है ना। और जो है राजाओं का नेतृत्व तभी मंजूर किया जाना जनता को बताया कि जब वह अपना भविष्य जनता के साथ जोड़ ले, तभी राजाओं का नेतृत्व मान्य किया जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से केवल तीसरा ऑप्शन सही है, राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा। अब देखिए, ये प्रश्न कितनी आसानी से गलत हो जाता, क्योंकि जब आप इस प्रश्न को पढ़ते तो आपको यह ध्यान आता कि हाँ, गांधी जी ने सरकारी कर्मचारियों को त्यागपत्र देने को कहा था, सैनिकों को अपना पद छोड़ने को कहा था। तो देखिए, ये दोनों गलत है, ठीक है, त्यागपत्र देने को नहीं कहा था, बल्कि उन्होंने कहा था कि नौकरी मत छोड़िए लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा करिए। साथ ही सैनिकों को कहा था कि पद मत छोड़िए लेकिन देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दीजिए, ठीक है। साथ ही बाकी राजसी रियासतों के संबंध में हमने आपको बताया कि उनसे गांधी जी ने अपील की थी कि आप अपनी जनता की प्रभुसत्ता को स्वीकार कर लीजिए, ठीक है ना। तो यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे 15 प्रश्न। ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ, अपने हृदय प्रिय मित्रों के साथ इसे शेयर करिएगा। साथ ही इन तथ्यों की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां जाके आप इन तथ्यों की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अन्य परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।